जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ फोर आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम बिज़नेस लॉ कैफ फोर का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी आई कैप की बुक की तरतीब के लिहाज से चैप्टर 2 है, लेकिन हमारा पहला चैप्टर है क्योंकि चैप्टर 1 कुछ इस तरह के कंसेप्ट से रिलेट करता है जो कि हम एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, असल स्टार्ट हमारा चैप्टर 2 से होगा। चैप्टर 2 रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, लेकिन टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं चाह रहा हूँ आपके साथ जो हमारा बुक का स्ट्रक्चर है ये शेयर कर दिया जाए कि हमने जो स्टडी मटेरियल डिज़ाइन किया है वो किस फॉर्मेट के मुताबिक किया है। ठीक है, इसकी बुक के बारे में शायद मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। वो आपको जो लेटेस्ट एडिशन इस बुक का मिलेगा वो मिलेगा ईद के बाद। ठीक है, तो ईद तक आपको जो मटेरियल चाहिए वो क्लास में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, एक चैप्टर ये है चैप्टर 2, तो ईद के बाद ये आपको बुक की शक्ल में मिलेगा लेटेस्ट बुक। अगर आपने इससे पहले बिजनेस लॉ पढ़ा है और आपके पास वो वाली ओल्ड बुक है तो आप उसी बुक को कंटिन्यू करें। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो बेहतर है कि लेटेस्ट एडिशन यूज़ करें। लेकिन अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और किसी वजह से ओल्ड एडिशन प्रीवियस एडिशन जो है इसको यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि फ्रेश स्टूडेंट फ्रेश एडिशन यूज़ करे, ओल्ड स्टूडेंट ओल्ड एडिशन यूज़ करे जहाँ से उसने ऑलरेडी पढ़ा हो। जो बुक का स्ट्रक्चर होगा, जो नोट्स का भी स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा ये सुन लीजिए। ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था आपके पास दो तरह की बुक्स की ऑप्शन है। नंबर 1 आई कैप के स्टडी टेक्स्ट, उसकी ऑप्शन है, उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 आपके टीचर की बुक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी अपनी ऑप्शन है, जिसको चाहे यूज़ कर लीजिए, लेकिन किसी एक सेट को यूज़ करना है, दोनों को यूज़ नहीं करना, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि दोनों में कंसेप्ट सेम है, सिर्फ कुछ अल्फाज का फ़र्क है। ठीक है, आई कैप की बुक में अल्फाज कुछ थोड़े से मुश्किल लिखे हुए हैं। हमने कोशिश की है कि वो अल्फाज जो है थोड़े सिंप्लीफाइड वर्जन में हो जो कि आसानी से पढ़े जाएं, समझ आ जाएं और जो एग्जामिनर के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। तो ये आपको जो फ़र्क नज़र आएगा आई कैप की बुक में और हमारी बुक में, वो कंसेप्ट का फ़र्क नहीं होगा। कंसेप्ट जो उधर है वही कंसेप्ट इधर है। वो फ़र्क किस चीज़ का होगा? सिंप्लिसिटी का। ठीक है, वो सिंपल हमने कोशिश किया बुक में सिंपल लिखें। अगर आप देखेंगे तो जो हमारी बुक है वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ठीक है, लगभग कोई 18 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। उसमें हर चैप्टर का जो पहला पेज होगा उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन नज़र आएगी कि इस चैप्टर में कौन कौन से कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं। हर कंसेप्ट को हमने एक नंबर के साथ शो किया, LO1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 का टाइटल क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ये है इसका टाइटल। इस चैप्टर में टोटल कितने कंसेप्ट हैं जरा बता सकते हैं? कितने कंसेप्ट हैं? 1 2 3 4 5 कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट अलग से है, ये 3 कंसेप्ट ऑफर से रिलेट कर रहे हैं और ये एक कंसेप्ट एक्सेप्टेंस है। यानी एक पूरा चैप्टर था, इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे और पार्ट 2 में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स की क्लासिफिकेशन इतनी अहम नहीं है। हाँ, ये नोट करें कि 5 कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं इस चैप्टर में और ये 5 कंसेप्ट बेसिकली ऐसा नहीं है कि हर एक कंसेप्ट के अंदर एक ही कंसेप्ट होगा कि फर्क नहीं। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर कुछ छोटे छोटे एक से ज़्यादा कंसेप्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल जो मेजर कंसेप्ट हैं वो कितने हैं इस चैप्टर में? 5। हर एक कंसेप्ट का आगे ये भी बता दिया कि पहले कंसेप्ट में क्या सीखेंगे आप? डेफिनेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो सीखेंगे आप। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले ज़रूरी होता है उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा जो टर्म्स यूज़ होती हैं आप उनका मतलब समझ लें।
ये सबसे ज़्यादा टर्म्स जो सब, तो हमारा ये जो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी टर्म्स यूज होती हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। और ये ऐसी टर्म्स हैं, अगर आप पास्ट पेपर कोई भी उठा के देख लें पिछले किसी भी साल का, आपको पास्ट पेपर के अंदर भी फ्रीक्वेंटली ये टर्म्स मिलेगी, यूज होती। तो इसमें हम इन टर्म्स को समझेंगे। अच्छा, सेकंड कंसेप्ट में हम क्या चीज डिस्कस कर रहे होंगे? टाइप्स ऑफ ऑफर। थर्ड कंसेप्ट में क्या डिस्कस कर रहे होंगे? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर या प्रपोजल, क्या चीजें होना जरूरी है। 4 में लैप्स या रेवोकेशन, 5 में एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल। यानी आपको किसी भी चैप्टर का पहला पेज देख के पता चल जाएगा इसमें कितने कंसेप्ट्स हैं और कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं। कितने कंसेप्ट है इसमें? 5। कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं वो आगे लिखा हुआ है, हर कंसेप्ट के आगे। डन जी? अच्छा, आगे चलते हैं। हर कंसेप्ट के बाद एंड पे ये आई कैप की बुक का रेफरेंस है कि अगर आप यही कंसेप्ट आई कैप की बुक से पढ़ना चाहें, जैसे फर्ज कीजिए मैंने आपको ये कंसेप्ट पढ़ा दिया, पहला कंसेप्ट, अब आप ये देखना चाहते हैं कि पता नहीं सर ने सही पढ़ाया है कि नहीं, और कंसेप्ट पूरा पढ़ा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आई कैप की कोई बुक में कोई मजीद चीज हो जो सर ने ना करवाई हो। अगर आप उसको रीचेक करना चाहते हैं तो फिर आपको यही कंसेप्ट आई कैप की बुक में भी जाके पढ़ना पड़ेगा। वो कहाँ कैसे पहुंचेंगे, कैसे पता चलेगा ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में किस जगह पे है? ये उसका रेफरेंस दिया हुआ आगे। आई कैप की बुक का जो चैप्टर 2 है उसका जो सेक्शन 1 है उसमें आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। इसी तरह अगर जिस दिन हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पढ़ेंगे तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में जो कुछ डिस्कस हुआ है आई कैप की बुक में कहाँ मिलेगा? चैप्टर नंबर 2 में। और उसके बाद पैराग्राफ कौन कौन सा? 1 2 3 पैराग्राफ में 2.1.1, 2.1.2 और 2.1.3। आपने अगर पीआरसी लेवल में डेफिनेटली जो आई कैप की बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको अंदाजा होगा कि आई कैप की बुक्स में जो पैराग्राफ होते हैं उसमें उसने उसकी नंबरिंग की हुई है। ऐसा ही है ना? पीआरसी में की होती है ना नंबरिंग, उसी तरह कैफ में भी नंबरिंग की होती है। तो ये उन पैराग्राफ के नंबर्स हैं जिससे आपको क्रॉस मैच करना आसान हो जाएगा कि क्या ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में है या नहीं, अगर है तो किस जगह पे है। डन जी? अच्छा, कभी कभार ऐसा होगा आपको आगे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ मिलेगा, इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो सेकंड कंसेप्ट है ना ये टीचर की बुक में है लेकिन आई कैप की बुक में नहीं है। लिखा होता तो उधर रेफरेंस ना दिया होता। तो फिर आपको पता चल गया ये कंसेप्ट एडिशनल है। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये कंसेप्ट अगर आई कैप की बुक में कहीं भी है ही नहीं तो आप हमें एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि टीचर का काम है अगर हमारे सिलेबस में 100 कंसेप्ट्स हैं तो ना मैंने आपको 101 कंसेप्ट्स पढ़ाने हैं और ना ही 99 पढ़ाने हैं। 100 के 100 कंसेप्ट पढ़ाने हैं। ठीक है, 99 पढ़ाऊंगा वो भी गलत करूंगा। क्यों? एक कंसेप्ट छोड़ दिया, भी हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए। और 101 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो भी गलत करूंगा। क्यों? जब 100 कंसेप्ट सिलेबस में है तो एक्स्ट्रा तैयारी क्यों का एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना ही है तो जो कंसेप्ट सिलेबस में है उसी की एक्स्ट्रा तैयारी करवाएं, उसी का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दें। कंसेप्ट तो ना कोई नया ले आए जो सिलेबस में है नहीं, यही सूल है ना। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि कंसेप्ट ही नया एक्स्ट्रा, ये क्यों है? इसकी रीजन ये है कि सम टाइम ऐसा है कि आई कैप ने कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी बुक में इंक्लूड किए हैं। कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन बुक में इंक्लूडेड है, आई कैप की बुक में कुछ इंक्लूडेड नहीं है। तो कभी कभार, रेयर है ये केस, लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि कोई ऐसा पास्ट पेपर में क्वेश्चन या कंसेप्ट आ जाए जो बुक में नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वो कंसेप्ट फिर आई कैप की बुक में ना भी हो तो हमने उसे अपनी बुक में इंक्लूड कर लेना है। तो ये जो टाइप्स ऑफ ऑफर है ना, ये ऐसा कंसेप्ट है जो कि बुक में क्लियरली लिखा नहीं हुआ लेकिन केस स्टडीज में यूज हुआ है। तो चूंकि जो कंसेप्ट केस स्टडी में यूज हुआ है वो अगर बुक में नहीं भी लिखा आपको शेयर कर, इसीलिए ये एक्स्ट्रा दिया गया। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको? किताब डिवाइडेड है चैप्टर्स में, चैप्टर डिवाइडेड है कंसेप्ट्स में,
हर कंसेप्ट की हेडिंग आपको बता दी और आई कैप की बुक का रेफरेंस बता दिया। नेक्स्ट एंड पे लिखा हुआ है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? पहला अपेंडिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अडॉप्टेड फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट। ये एमसीक्यूज है। क्या हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएंगे? यस, कल हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल आएंगे। तो हर चैप्टर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज आपको चैप्टर के एंड पे मिलेंगे। और फिर दूसरे नंबर पे क्या है? सॉल्यूशन टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो उनका सॉल्यूशन आपको एंड में मिलेगा। क्वेश्चंस आपको साथ साथ कंसेप्ट्स के साथ साथ मिलते जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन देखना होगा तो आपको सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? एंड पे, सॉल्यूशन टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये स्ट्रक्चर समझ आया आपको कुछ? चलिए इसको जरा मजीद आगे चलते हैं, किताब का के सेकंड पेज पे आते हैं, इस चैप्टर के सेकंड पेज पे। सेकंड पेज में ऊपर कुछ ओवरव्यू दिया, ये कोई पढ़ लीजिएगा। असल चीज ये है, ये क्या है, ये आप बता सकते हैं? क्या पता चल रहा है आपको? पास्ट पेपर ट्रेंड एनालिसिस चैप्टर कि इस चैप्टर में पास्ट पेपर में से कब कब क्वेश्चन आता है। इससे आपको ना एक ओवरऑल इससे अंदाजा हो जाता है कि ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना को अहम है। इस सारी वेटेज से आपने सिर्फ ये अंदाजा लगाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना। इससे आपने ये अंदाजा नहीं लगाना कि क्या इस अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ये अंदाजा नहीं लगाना। क्या अंदाजा लगाना है? जैसे इसमें अगर आप देखें, ऑटम 15 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया, स्प्रिंग 16 में इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, फिर इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया। लाजमी तो नहीं हर चैप्टर में से क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्या लाजमी होता है? नहीं लाजमी होता। इससे पहले पीआरसी में भी क्या, पीआरसी में शायद एक एक नंबर का एमसीक्यू 2 नंबर के होते हैं, शायद वो सारे चैप्टर में से पूछता हो। लेकिन कैफ में याद रखें, ये लाजमी नहीं होता कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन आए। ठीक है, 18 चैप्टर है हमारे, हो सकता है उसमें से 9 या 10 चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे, बाकी चैप्टर्स को हाथ ही ना लगाए। तो ये पॉसिबल है कि किसी अटेम्प्ट में किसी एक टॉपिक में से क्वेश्चन ना आए। फिर इसी तरीके से आगे चलते रहे, नीचे अटेम्प्ट लिखी है, ऊपर लिखा हुआ है कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया। मुझे बताइए ऑटम 22 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? 5 मार्क्स का। स्प्रिंग 24 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 8 मार्क्स का। ठीक, अच्छा ये ऑटम 23 में 5.5 क्यों है? क्या ये 5.5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है? नहीं, इसमें कोई 4 नंबर का क्वेश्चन होगा और कोई 1.5 नंबर का एमसीक्यूज होगा। एमसीक्यूज के नंबर 1 से ज्यादा हो सकते हैं कभी कभी, जब वो लेंथी होता है ना एमसीक्यू, तो फिर उसके नंबर भी वो क्या कर देता है? ज्यादा कर देता है। ठीक है, इससे आपने ये तो अंदाजा लगाना, लेकिन ये अंदाजा नहीं लगाना कि भाई ये पिछले कुछ अटेम्प्ट से इसमें क्वेश्चन आ रहा है तो अब शायद ना आए, क्योंकि पहले देखे उन्हें 2-3 अटेम्प्ट्स कंसेक्टिव पूछता है फिर ब्रेक देता है। इस दफा तो 4-5 दफा पूछ लिया है तो इस दफा लाजमी ब्रेक देगा। इस तरह का अंदाजा नहीं लगाना, सिर्फ ये अंदाजा लगाना है मोटा मोटा कि इस चैप्टर में से ना लगभग कोई 4 को नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 4-5 नंबर का, ऐसा ही है। ये इस ग्राफ का मकसद ये मैसेज देना है आपको। सिलेक्टिव स्टडी पूरे सीए में कभी नहीं करनी, असूल बना लीजिए। सिलेक्टिव स्टडी पूरे सीए में कभी नहीं करनी। आई कैप इतना शातिर है, इतनी डिटेल कैलकुलेशन करता है, आपकी सोच है, वो आपको अभी पहले लेक्चर में समझाना भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इतना जहन में रखिए कि जिस क्वेश्चन, जिस कंसेप्ट के बारे में आप सोचेंगे ना कि ये छोड़ देता हूं मैं, वो आएगा, हायर प्रोबेबिलिटी है वो आएगा। क्यों? इसके पीछे आई कैप की कैलकुलेशन। क्योंकि आप क्यों सोच रहे होंगे कि इसको छोड़ दो? क्योंकि वो मुश्किल होगा। क्या आपके जहन में ये आया? आपसे पहले पिछले सेशन में जो क्लास यहाँ बैठी थी उसके जहन में भी ये नहीं आया होगा? जब आई कैप ने क्वेश्चन पूछा तो आई कैप को क्या पता नहीं चल जाता कि किस क्वेश्चन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट तैयार करके आते हैं, कौन सा छोड़ते हैं? क्या आई कैप के पास ये कैलकुलेशन होगी या नहीं होगी? होगी। ये आगे चलेंगे ना, ये कैलकुलेशन मैं आपको शो भी कराऊंगा, आप आई कैप शो भी करता है,
बहुत सी कैलकुलेशन शो नहीं करता, बहुत सी कैलकुलेशन शो भी करता है। हर अटेम्प्ट के किस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने, कितने स्टूडेंट्स ने पासिंग मार्क्स लिए, कितने स्टूडेंट्स से नहीं। एक तो होता है ना ओवरऑल सब्जेक्ट के, हर क्वेश्चन की आई कैप ने अलग अलग कैलकुलेशन किया और हमें शो करवाता है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है स्टूडेंट्स नॉर्मली कौन कौन सा टॉपिक छोड़ के जाते हैं। और ये आज की नहीं, ये पिछले कई सालों से आई कैप कैलकुलेशन कंपाइल कर, उससे अंदाजा हो जाता है। अब जो पेपर बनाना, जिस चैप्टर को टेस्ट करना होता है, आई कैप की बताइए कोशिश क्या होती होगी। क्या आई कैप की कोशिश ये होगी आसान टॉपिक पूछता हूँ, क्या आई कैप की कोशिश ये होगी मुश्किल टॉपिक पूछता हूँ, या आई कैप की कोशिश ये होगी कि प्रैक्टिकली जो ज्यादा अहम है ना प्रैक्टिकल लाइफ में वो कंसेप्ट पूछता हूँ। गैस करें पेपर बनाते हुए क्या सोच होती है, इजी, डिफिकल्ट, या जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो। हाँ, होना यही चाहिए, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो पूछिए, लेकिन होता नहीं है। पूछता क्या है वो जो डिफिकल्ट है, जो डिफिकल्ट है। कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं प्रैक्टिकली अहम नहीं है, डिफिकल्ट हैं, आई कैप उनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, आई कैप ने इजी क्वेश्चन नहीं पूछ ले तो क्या ही बात है, बोनस है, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है आई कैप डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा। यही फर्क है सीए में और बीए में, वहां और भी फर्क है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सीए वाले बड़े अक्लमंद होते हैं, सुपीरियर होते हैं और बीए वाले नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस का ताल्लुक जो होता है वो डिग्री से नहीं होता। ठीक है, कई सीए वाले भी बड़े बेवकूफ होते हैं और बीए वाले भी बड़े कमाल के काम करते हैं। मैं वैसे पेपर सेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि पेपर सेट करते हुए आप खुद देखिएगा बीए के क्वेश्चन उमूमी तौर पे इजी होते हैं, सीए के पेपर में क्वेश्चन उमूमी तौर पे मुश्किल होते हैं। बहरहाल इससे आपने एग्जाम इंपोर्टेंस का अंदाजा लगाना है, क्वेश्चन आएगा कि नहीं इस अटेम्प्ट में ये अंदाजा नहीं लगाना, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, बड़ा बड़ा करके लिख दे पूरे सीए के किसी भी सब्जेक्ट में, कैफ हो, सीफेप हो, एमएसए हो, नो सिलेक्टिव स्टडीज, नो सिलेक्टिव स्टडीज, नो सिलेक्टिव स्टडीज। फिर इसके बाद ये ओवरव्यू है चैप्टर्स का कि इस चैप्टर में वो क्या सिखाएगा आपको। ये उसने झलकिया ट्रेलर, मूवी से पहले ट्रेलर नहीं होता, पहले ट्रेलर लॉन्च करते हैं बाद में मूवी आती है, तो ये इस चैप्टर का ट्रेलर लॉन्च हुआ है कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ लिया करें, देख लें, वैसे ना भी पढ़े तो मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लें तो अच्छी बात है। इसके बाद ये है हमारा कंसेप्ट, कौन सा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। देखिए जो फर्स्ट पेज पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 लिखा था ये वही चीज है, ऐसा तो नहीं उधर तरतीब कुछ हो रहा है इधर कुछ हो रहा है, ये वही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये वही है। डन। फिर इसके बाद इसमें एक छोटा सा डेफिनेशन ये आ गई, फिर हमने लाइन लगा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए ये वाला कंसेप्ट अलग है और ये वाला कंसेप्ट अलग है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हमारे पास 1 घंटा हो तो हम तो पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ही निपटा देंगे, बाज़ औक़ात सिर्फ हमारे पास 3-4 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, तो 3-4 मिनट के टाइम पे हमें याद रखें एक प्रोफेशनल जो होता है ना वो 1-1 मिनट की मैनेजमेंट करता है। आपके पास अगर 5 मिनट का टाइम भी कभी बचा है ना तो आपने इंतज़ार नहीं करना। हम लोग एक बड़ी गलती ये करते हैं, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। 5-10 मिनट हमारे पास होते हैं, हम कहते हैं 5-10 मिनट मैंने कितना को पढ़ लेना है, बस शाम को इकट्ठा ही बैठेंगे 2 घंटे में सब कुछ रगड़ देंगे, बेहतरीन तैयारी करेंगे। अभी तो किताबें खोलने में सट सुट करने में 10 मिनट लग जाने हैं, अभी 10 मिनट रहने थे, अभी मोबाइल में कोई चीज़ देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको अगर 5 मिनट भी मिलते हैं आपने कुछ ना कुछ पढ़ लेना है। अब सवाल ये है कि 5 मिनट है, कैसे हम अपने आप को इस काबिल बनाएं कि इसमें भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर ले। किताब पता नहीं किधर होगी, ठीक है, बैठना कहीं और है वगैरह, कैसे, ये इसके छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। मैं जब स्टूडेंट था ना आपकी तरह, तो मैं इंटेलिजेंट था थोड़ा सा, स्टूडेंट लाइफ में इंटेलिजेंट, लेकिन इंटेलिजेंस ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं दिया। ठीक है, मैं मेहनती था, इसने मुझे ज़्यादा फ़ायदा दिया। और मेरी कोशिश टाइम, मैं क्या किया करता था कि एक पेज बना के ना, जैसे ये ला, इसमें हेडिंग्स बहुत ज़्यादा आएंगी चैप्टर में, मैं क्या करता था, किताब में हर जगह पे नहीं लेके जा सकता, मैं क्या करता था चैप्टर 1 है ना, इसकी सिर्फ हेडिंग्स एक पेज के ऊपर लिख दी। वो रजिस्टर का पेज होता था
उसके एक साइड पे आधा चैप्टर, कभी कभी एक ही पेज के ऊपर पूरा चैप्टर आ जाता है, कभी एक साइड पे आधा लिखिए आधा दूसरे साइड पे, एक सफ़े पे पूरे चैप्टर्स की हेडिंग आ जाती थी। वो मैं एक सफ़ा अपने पास रखता था जेब में, कहीं पे मुझे 2-3 मिनट भी मिलते थे ना, मैं उस पेज को निकाल के रिवाइज कर लिया करता था। ठीक है, बल्कि जो कॉलेज होता था हमारा, तो मैं कॉलेज पैदल जाया करता था, थोड़ा सा दूर होता था, वो तकरीबन आधा घंटा लगता था। अब उस आधे घंटे में मैं क्या करता था, चलते चलते, ठीक है, ये नहीं होता दाएं तरफ का बोर्ड देखा दुकान का पढ़ लिया, बाएं तरफ का बोर्ड देखा पढ़ लिया, ऐसे भी इधर आते जाते लोग कौन है उनको देख लिया, ऐसे भी टाइम गुजर सकता है। मैं क्या किया करता था, जेब में से वो निकाला पेज, हेडिंग्स देखी, थोड़ा सा आगे चले, कोई नहीं आ रहा, फिर पेज को नजर मारी, याद करना शुरू कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ, 3-4-5 महीने गुजरे और मुझे किताब याद हो गई, हेडिंग उसकी याद हो गई। तो आपने भी कोशिश करनी है आपकी जिंदगियों में, ये जो छोटे छोटे 5 मिनट आएंगे ना, 5 मिनट, इनको जाया नहीं करना, इनको जाया नहीं, ये आपको बहुत फायदा देंगे, आपकी सोच है। ठीक है, ये हमारा एक स्टडी का रूल होता है, बात लंबी हो जाएगी, आज ओरिएंटेशन भी नहीं है। 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। क्या रूल है, 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। सिखा क्या रहा है, 5 घंटे एक स्टूडेंट कंसेक्टिव पढ़े और एक स्टूडेंट 2 घंटे सुबह पढ़े और 2 घंटे शाम में पढ़े, किसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी भला, जिसने 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में पढ़ा है। क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो कंसेक्टिव पढ़ता है, थक जाता है, उसकी परफॉर्मेंस पहले इनिशियली लो होती है, एक ऑप्टिमल पॉइंट आता है, फिर उसके बाद डाउन भी होना शुरू हो जाती है। तो 2-2 घंटे के या 1.5 घंटे के इंटरवल से पढ़ना, इसमें आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। और अगर आप ये छोटे छोटे, इसमें ना इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। ठीक है, हमारा माइंड जब किसी चीज को बार बार थोड़े थोड़ी देर बाद रिपीट करता है ना, वो पक्की हो जाती है। तो बहरहाल मैं ज्यादा डिस्कशन की तरफ नहीं जाना चाहता, टाइम जाएगा। 5 लेसन क्या दे रहा हूं, 5-5 मिनट भी मिले आपको, आपने उसको यूटिलाइज करना है। तो इसीलिए इसको ना छोटे छोटे कंसेप्ट में डिवाइड कर, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपने कहा अच्छा चलो पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, मैं इसको पढ़ लेता हूं। या चाहे आपके पास 1 घंटा पूरा है, लेकिन जैसे जैसे कंसेप्ट पढ़ते हैं टिक टिक करते जाएंगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, अच्छा मैंने ये पढ़ लिया, ये भी समझ लिया, इसको टिक लगा लिया, इसको भी टिक लगा लिया, इसको भी टिक लगा लिया। यानी एक बड़े लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। क्लियर? फिर इसके बाद ये आगे दूसरा कंसेप्ट आया, फिर इसके बाद स्टडी टिप्स है। स्टूडेंट पूछते हैं स्टडी टिप या एग्जाम टिप भी होगा कभी कभी। ये स्टडी टिप और एग्जाम टिप क्या ये बॉक्स में है, ये याद करनी होती हैं, ये भी याद करनी है, ये भी, बल्कि ये बाकी के कंटेंट से ज्यादा अहम है, ये ज्यादा अहम होती हैं। ठीक है, स्टडी टिप, तो इसको भी आपने याद करना है। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद डेफिनेशन वगैरह है, एग्जाम टिप है। अच्छा, अब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पूरा हो गया, यहां तक ये पूरे समय पे था। इसके बाद क्या है, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि जो आपने पढ़ा है पढ़ने के फौरन बाद ही आपकी सेल्फ एवेल्युएशन हो जाए कि क्या मुझे ये समझ आ गया है कि नहीं। अगर तो आप वो पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि ये ज्यादातर मोर देन 90% ये प्रैक्टिस क्वेश्चन केस स्टडीज होंगी। अगर आप इन केस स्टडीज को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट का हक अदा कर दिया आपने, कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, फिर सिर्फ याद करना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी ओके हो गई, केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल हो गए। फिर क्या करना है, इसके बाद सिर्फ याद करने का काम रह गया। लेकिन अगर आप इन केस स्टडी को नहीं समझ पाते, फिर इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें जरा सुन लीजिएगा, 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। 2 तरह के स्टूडेंट जो हैं वो पास हो जाते हैं ऑन एवरेज। तीसरी तरह के स्टूडेंट जो है वो 50-50 है, मे भी पास हो मे भी ना हो। पहला स्टूडेंट जो केस स्टडी को पढ़ेगा, सॉल्व करेगा और उसका आंसर ठीक होगा, ये क्या होगा, पास हो गया। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, ये रेयर होता है, ये समझ लीजिए
अपर 10% होता है, अपर 10% स्टूडेंट। ये ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको उस्ताद कुछ भी ना पढ़ाए, इसने फिर भी पास हो जाना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, वो इसका इंतजार नहीं करते टीचर पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, कैसा पढ़ा रहा है, हमने पढ़ लेना अपना, हमने कर लेना। 10% के करीब हर क्लास में ऐसे होते हैं। दूसरा स्टूडेंट वो होता है जो केस स्टडी पढ़ता है, सॉल्व करता है और उसमें गलतियां होती हैं। गलतियां कभी कम होती हैं, कभी सारा क्वेश्चन ही गलत होता है, गलतियां होती हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन को देखता है और उसे पता चल जाता है मैंने क्या गलती की। सॉल्यूशन को देखा, पता चल गया क्या गलती की, समझ आ गई, ये स्टूडेंट भी पास होने वाला है। ये समय लगभग कोई 80% के करीब स्टूडेंट ऐसा ही होता है हमारी क्लास का। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा स्टूडेंट समझता है कि मैं फेल होने वाला हूं। जो स्टूडेंट क्वेश्चन को करता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है ना उससे, लेकिन सॉल्यूशन देख के समझ आ गई। क्यों भाई, कंसेप्ट था तो समझ आई ना, उस्ताद ने थोड़ी आके समझाया, समझे, खुद से ही समझा ना बच्चे ने। सॉल्यूशन देख के समझा तो खुद से समझ आ गई ना। ऐसा बच्चा कौन से वाला है, फेल होने वाला कि पास होने वाला? ऐसा बच्चा भी पास होने वाला है। तीसरा बच्चा कौन सा है, क्वेश्चन किया गलत हुआ, सॉल्यूशन देखा उसकी भी समझ नहीं आई, सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आई। ये बच्चा होता है लगभग हमारा लोअर 10% वाला, रफ सा एस्टीमेट बता रहा हूं परसेंटेज। इसका पास होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको ज्यादा एफर्ट कर, अगर ये बच्चा ज्यादा एफर्ट कर ले, एफर्ट बढ़ानी पड़ती है इसको, तो फिर ये पास हो जाता है। और अगर ज्यादा एफर्ट ना करे, उसी एफर्ट लेवल पे रहे, मतलब पता चल रहा है यार मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, फिर भी ना टीचर से पूछ रहा है ना कुछ ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, फिर ये बच्चा फेल हो जाएगा। क्लियर? तो 3 तरह की प्रॉब्लम है। आइंदा जब कभी आप कोई भी केस स्टडी, कोई भी क्वेश्चन करें, ठीक है, और ये सिर्फ मैं इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं कर रहा, ओवरऑल मेरा ख्याल है ये ओवरऑल ऐसे ही होता है। तो आपका क्वेश्चन कई दफा, अक्सर केस स्टडी जो आप करेंगे ना वो गलत होंगी, लेकिन सॉल्यूशन देख के समझ आ जाएगी, तो आपने अपने आप को फेल रैंक करना है कि पास। क्लियर? हाँ, अगर सॉल्यूशन देख के भी समझ ना आई, फिर समझ ले गड़बड़ है, फिर कहीं कुछ ना कुछ मसला है, उसको एड्रेस करने की जरूरत। डन जी, चले आगे चले। अच्छा, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है ना, ये एक बाकायदा टेक्निक है, मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी, एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। ये मैं अभी फौरी तौर पे नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे मरीज होता है ना, उसको दर्द हो, डॉक्टर के पास जाके कहता है डॉक्टर कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे अभी के अभी सारा दर्द ठीक हो जाए, यही एक्सपेक्टेशन होती है ना, यही एक्सपेक्टेशन होती है मरीज, पेशेंट जाहिर है तकलीफ में है, वो तो यही चाह। अब डॉक्टर को पता है भाई अभी इसके हालात खराब है, हाई डोज इसको इंजेक्शन दिया ना, इसका कोई और ही मसला ना हो जाए, वो डॉक्टर ने पहले थोड़ा बहुत ठीक करता है, फिर उसके बाद आगे जो भी उनके प्रोफेशन का तरीकाकार है। तो इनिशियली जब आप, मैं अभी से पहले बता रहा हूँ कि कहीं आप ये ना कि बाद में मैं बहाना बना रहा था, अभी बता रहा हूँ, इनिशियली जब आप क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट आपको समझ आ जाया करेंगे इंशाल्लाह, घर जाके रटे वाला सवाल करेंगे वो भी सॉल्व हो जाया करेंगे। केस स्टडी इनिशियली नहीं होगी सॉल्व आपसे, पढ़ के समटाइम समझ आ जाएगी, समटाइम समझ नहीं आएगी। शुरू में आप मुझे कहेंगे दूसरे दिन से, या आज का लेक्चर है ना, कल से, आज असाइनमेंट करेंगे ना, प्रॉब्लम है कि कल से कहेंगे सर केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है सिखा दे, केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। मैंने अभी आपको वो नहीं सिखाना। केस स्टडी में 2 काम होते हैं, एक होता है फैक्ट्स का एनालिसिस करना, एक होता है इसको प्रेजेंट करना। फैक्ट्स का एनालिसिस करना मैं आपको कल से ही सिखाना शुरू कर दूंगा, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है ये अभी नहीं सिखाऊंगा, ये कोई 7-8 लेक्चर्स के बाद सिखाऊंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप मुझे बार बार कहेंगे सर हम जो लिखते हैं ना, कंक्लूजन हमारा भी वही होता है जो उसमें लिखा हुआ है, हमने कहा यस उसने भी कहा यस, हमने कहा नो उसने भी कहा नो, लेकिन जो लिखने का अंदाज है ना वो डिफरेंट है। तो आप हमें कुछ ऐसी चीजें बताएं कि हमारा भी ऐसा ही प्रोफेशनल स्टाइल हो जाए। तो वो जो प्रोफेशनल स्टाइल होगा ना आपका, वो स्टेप बाय स्टेप होगा, फौरी नहीं होगा। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सपर्ट बना दूंगा, केस स्टडी का नहीं बना सकता, ठीक है।
इम्प्रूवमेंट हमारी दूसरे लेक्चर से शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको कोई 8-10 लेक्चर बाद मैं आपको प्रॉपरली सिखाऊंगा कि केस स्टडीज को किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप केस स्टडी के एक्सपर्ट भी हो जाएंगे ना, फिर भी आपके अल्फाज में और बुक के सॉल्यूशन के अल्फाज में थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है, हर बंदे के अल्फाज में थोड़ा फर्क होता है ना। ठीक है, वो फर्क, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इन शॉर्ट, हमारी जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे वो आप समझ लिया करेंगे शुरू के 8-10 दिन, उनको लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को आपने टेंशन नहीं लेनी, वो नेचुरल है। ठीक है जी, वो क्या है फिर बताएं, क्या सिखाया अभी 10-15 मिनट की डिस्कशन में? कि आप जो पढ़ेंगे घर जाके समझ आ जाएगा, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन करेंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे, केस स्टडी करेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन है वो आपको पता चल जाएगा, क्या है ज़हन में आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। लेकिन उसको लिखने के काबिल अभी नहीं बनेंगे। एनालिसिस माइंड में आपका चलना शुरू हो जाएगा, वो ठीक होगा, लेकिन वो एनालिसिस जो आपके माइंड में चल रहा है आपके हाथ के जरिए से आपके पेपर पे नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी मैं उस स्किल पे काम भी नहीं करूंगा 8-10 दिन। 8-10 दिन मैंने आपके दिमाग पे काम करना है। जब मुझे पता चलेगा हाँ भी आप ये चीजें सोचने के काबिल हो गए हैं, फिर आपको बताऊंगा इसको लिखना कैसे है। एग्रीड? तो 8-10 दिन तक आपने परेशान नहीं होना कि केस स्टडी सॉल्व करने के काबिल नहीं है, वो बाद में होगा। अच्छा, ये आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सिर्फ नोट करें। अच्छा, इसमें हमने आई कैप की बुक का रेफरेंस दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आई कैप की बुक के, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे पास्ट पेपर के। याद रखिए, हमने जो क्लास में प्रैक्टिस करनी है ना, वो आई कैप के पास्ट, जो आई कैप की बुक के क्वेश्चन है उससे ज्यादा करनी है। आई कैप की बुक सारी कवर करनी है, आई कैप की बुक के क्वेश्चन सारे कवर करने हैं, लेकिन आई कैप की बुक के अलावा भी आई कैप के पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुई है ना, इसके क्वेश्चन आई कैप की बुक में शामिल नहीं है। क्या हमें प्रैक्टिस करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। एक और एग्जांपल सुने, आज से 15 साल पहले जो क्वेश्चन हुआ था इस पेपर का, उस पेपर के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन वो भी आई कैप की बुक में शामिल नहीं है। क्या वो भी करने चाहिए अगर रेलिवेंट है तो? बिल्कुल करने चाहिए। तो हमारी प्रैक्टिस जो होगी ज्यादा। तो यहाँ पे अगर आई कैप की बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे वो रेफरेंस आ जाएगा, और अगर पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन है तो उसकी अटेम्प्ट का रेफरेंस भी आ जाएगा कि ये इस अटेम्प्ट में ये जो ऊपर मैंने आपको ग्राफ बनाया ना, आपका क्या ख्याल है वो ग्राफ ऐसे ही बन गया? वो पहले हमने सारे पेपर में से क्वेश्चन निकाले, हर क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया, फिर टॉपिक के बाद चैप्टर के बाद हमने उसको कंसेप्ट वाइज अरेंज किया, फिर जो जिस कंसेप्ट से रिलेट करता था उस कंसेप्ट में डाला। ठीक है, तो वो उसके नीचे हमने रेफरेंस दे दिया ताकि आपकी तसल्ली रहे। मकसद क्या है? आपकी तसल्ली रहे कि आई कैप की बुक भी कवर हो रही है और आप पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आई कैप की एग्जाम्पल जो होगी केस स्टडी में वो, और जो पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा उसमें थोड़ा सा फर्क होगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है। ये आई कैप की देखिए, ये है, ये केस स्टडी, दोनों केस स्टडी हैं, एक एक दो दो तीन तीन लाइंस की होंगी एग्जाम्पल्स। लेकिन जो पास्ट पेपर में क्वेश्चन आएगा वो दो दो तीन तीन लाइंस का नहीं, वो हो सकता है 8-8 10-10 लाइंस का हो। वो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन बैक एंड पे कंसेप्ट सेम होते हैं। डन जी? फिर इसके बाद आगे इसी तरह चलेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, उसके बाद आगे कंसेप्ट है छोटे छोटे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। ओए इसके इतने ज्यादा क्वेश्चन। अच्छा, आप ये नोट कीजिए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 के एंड पे क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है? ये थोड़ी सी आपको बड़ी केस स्टडी लग रही है ना। ये कि आई कैप कैप 4 लेवल स्प्रिंग 2019 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट B2। ये इसका मतलब है ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, और ये आई कैप की बुक का रेफरेंस है। इसका मतलब आई कैप की बुक में भी ये क्वेश्चन मौजूद है और ये पास्ट पेपर में भी टेस्ट हुआ है। ठीक है, ये जो पास्ट पेपर वाले क्वेश्चन होंगे इनको आपने थोड़ा ज्यादा गौर फिक्र के साथ समझना है। आगे चलते जाएं इसी तरह। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कम हैं, कुछ के ज्यादा हैं। ठीक है, डिपेंड करता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें देखे 10-12 क्वेश्चन हैं, 7-8 आ गए, ऐसा ही है ना, 10 के करीब क्वेश्चन। फिर आगे नेक्स्ट इसी तरीके से चलेगा।
एंड में ये एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। चैप्टर हमारे पेपर में एमसीक्यूज भी आएंगे ना, ये आ गया एमसीक्यूज। फिर एंड पे एमसीक्यूज का सॉल्यूशन है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। ये सॉल्यूशन है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए थी ना। ये फिर सॉल्यूशन है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, जब आप कर लेंगे सॉल्यूशन एंड, क्योंकि अगर साथ ही सॉल्यूशन दे देना तो बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी उस पर नजर पड़ जाती है। तो हमने वो उसको एक अनप्रेडिक्टेबल रखने के लिए सॉल्यूशन सारे एंड में दे दिए। डन जी। अच्छा, और कुछ चीजें हैं वो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा आपको। अभी हम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये मजीद जो चीज़ें, जैसे अगर आप देखें यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट्स हैं, मार्किंग प्लान है, ये क्या चीज़ें हैं, ये कभी आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, ये भी अहम चीज़ें। बहरहाल स्ट्रक्चर समझ आ गया बुक का क्या है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट चैप्टर 2 का पहला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आज हम। क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 2 का पहला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है? ये कुछ डेफिनेशन बताता है, डेफिनेशन। अच्छा, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये 3 तरह की होती है, पता है ना आपको। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं राइटिंग थोड़ी फटाफट जल्दी से कर रहा हूँ, अब जो बोल रहा हूँ ना उसके ऊपर फोकस करना है, लिखा हुआ समझ नहीं आएगा आपको। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की हैं। मुझे पहले बताइए, आपको जो लॉ पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करें? नहीं। किस लिए पढ़ाया जा रहा है? ताकि बिजनेस में जो लॉज एप्लीकेबल हैं आपको उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपको इतना पता हो कि जो काम आप करने जा रहे हैं, जो वो लीगल है कि इलीगल है, इसका इफेक्ट, सिर्फ इतना काम। आपने अदालतों में केस नहीं लड़ने, उसके लिए वकील होंगे और वो आपके बिहाफ पे जाके केस लड़ेंगे। हमें बिजनेस लॉ सिखाया जा रहा है, क्रिमिनल लॉ नहीं सिखाया जा रहा। हमने 420 का केस, 302 का केस, वो उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। मर्डर के केस कैसे होता है डील, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट वो नहीं पढ़नी। हमने क्या पढ़नी है? जब सेल या परचेज करेंगे, उसमें कोई ऊंच नीच हो गई, कोई बंदा हमसे एग्रीमेंट करके मुकर गया, या उसने चीज कोई और कहा था, दी हमें कोई और चीज, ए कैटेगरी का माल कह के बी कैटेगरी का माल बेच दिया हमें, तो हम उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ का मतलब क्या है? बिजनेस से रिलेटेड लॉ पढ़ेंगे, क्राइम से रिलेटेड लॉज नहीं पढ़ेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती है, बता सकते हैं कौन सी? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ये जो कंपनी से रिलेटेड लॉज हैं इन्हें बोलते हैं कंपनी लॉ। ये आप पढ़ेंगे कैफ 7 में, जो अगली टाइम तक जाने क्या होगा। ये अलग सब्जेक्ट है इस करंट स्कीम के मुताबिक, ये अलग है। कैफ 4 में आप ये नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉस। सोल प्रोप्राइटर, अब पार्टनरशिप बाद में पढ़ना है लेकिन अभी नहीं, बाद में। अभी हम कौन सा लॉ पढ़ेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड। इसीलिए एक चीज आपको बताता हूं, इसमें जितनी केस स्टडीज आएंगी ना, उन सब में मिस्टर ए मिस्टर बी ऐसे करके बात कर रहा होगा। जब पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसमें बात करेगा एक पार्टनरशिप है, उसमें 4 पार्टनर्स है, 5 पार्टनर है। कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें कहेगा ये एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसने ये काम किया, इसका डायरेक्टर ये काम, अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है ना, तो मिस्टर ए मिस्टर बी इस तरह के करके केस स्टडीज बनाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सबसे अहम लॉ है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमारे किताब के टोटल 18 चैप्टर्स हैं। 18 में से जो 9 चैप्टर्स हैं ना, 18 में से 9 वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा और एक्ट भी और लॉज भी हैं, लेकिन समझ लें आधा सिलेबस हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 9 चैप्टर में दिया बताया है। उसका मगज पता है क्या है? कि अगर 2 लोग आपस में कोई भी चीज सेल परचेज का एग्रीमेंट करें और एक बंदा उनमें से मुकर जाए, तो दूसरे बंदे के पास क्या राइट्स हैं। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसने यही सिखाया है। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं,
पार्टीज की भी डिफरेंट टाइप्स है, कभी पार्टी ए मुकर जाती है, कभी पार्टी बी मुकर जाती है, कभी जिसने चीजें लेके आनी है वो मुकर जाता है, कभी जिसने पैसे देने हैं वो मुकर जाता है। तो इसीलिए उसने इस पूरे कंसेप्ट को मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 50% है लगभग सिलेबस का, तकरीबन 9 के करीब चैप्टर इससे रिलेट करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद पार्टनरशिप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 2-3 और लॉज भी है वो भी पढ़ेंगे, फिर हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा? कंप्लीट। 9 चैप्टर्स है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 3 चैप्टर्स हैं हमारे पार्टनरशिप के, 2 चैप्टर्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, 1 चैप्टर आईने पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, और फिर वो 3-4 चैप्टर जो है ना वो एंड पे वो छोटे मोटे दूसरे कुछ टॉपिक्स हैं। तो सबसे मेजर पार्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से जाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जब 2 पार्टीज एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करें और उनमें से कोई एक उस एग्रीमेंट को तोड़ने की कोशिश करे या तोड़े तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए, आज हम कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो सबसे ज्यादा टर्म्स यूज हुई है ना वो पढ़ेंगे, ताकि ये टर्म्स जो बार बार यूज होंगी हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो पहली टर्म्स जो यूज होती हुई है जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑफर। ऑफर को प्रपोजल भी कहते हैं। ये ऑफर या प्रपोजल क्या है? कहता है जब कोई पर्सन शो करता है विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू को आपने याद करना है, रटा लगाना है, समझना नहीं है। कुछ चीजें ऐसी आएंगी हर चैप्टर में, 2 से 3 लाइंस ऐसी आएंगी जो मैं आपसे कहूंगा आपने रटा लगानी है, समझनी नहीं है। उसकी एक रीजन तो ये हो सकती है कि शायद वो मुझे भी नहीं आती, तो मैंने कहा मुझे नहीं आती, मैं क्या समझा पाऊंगा बच्चों को, ये कहे तो रटा लगा लो काम निकल जाए। एक ये भी हो सकती है। एक रीजन ये भी हो सकती है कि जो डेफिनेशन का वो वाला हिस्सा है ना वो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में टेस्ट करेगा, केस स्टडी में कभी टेस्ट नहीं करता वो मैंने इसलिए कहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो हम उसको जो उसने कभी केस स्टडी में टेस्ट ही नहीं करना उसको सोचते सोचते ज्यादा टाइम उस पर लगा ले और जो केस स्टडी में टेस्ट करना है वो कंप्रोमाइज हो जाए। ऐसे ही ना, अब आपके सामने एक पूरा सफा है ना, आपको नहीं पता इसमें से एग्जाम में क्या टेस्ट करेगा, कैसे टेस्ट करेगा, किस पोर्शन को एमसीक्यूज में टेस्ट करेगा, किसको रिप्रोडक्शन क्वेश्चन में टेस्ट करेगा, किसको केस स्टडी में टेस्ट, आपको नहीं पता। आपके लिए हर चीज एक बराबर अहम है, लेकिन टीचर के लिए हो सकता है उसको पता हो, उसके लिए सारी चीजें एक बराबर नहीं है। तो वो आपको साथ साथ बताता रहेगा। खुद पढ़ने में और उस्ताद से पढ़ने में यही फर्क है। उस्ताद को पता है कि यहाँ पे कैसे किस तरीके से लेके चलना है, कहाँ ऊंच है कहाँ नीचे, वहां से बच्चे को साथ साथ गाइड करते जाना। तो अब आप जो मर्जी समझे, चाहे ये समझ लें मुझे आता ही नहीं है, या ये समझ लें कि शायद केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है इसलिए कह रहा हूं, लेकिन जिस लाइन को मैं कह दूंगा ना कि इसका रटा लगाना है सिर्फ, तो आपने घर जाके गूगल भी नहीं करना, उसका क्या करना है, तो रटा लगाना है। ठीक है। तो पहला ऑफर की ऑफर का मतलब क्या है? जब कोई पर्सन किसी कुछ कहे, ऑफर करता है विलिंगनेस टू डू। विलिंगनेस टू डू किस वजह से? ताकि उसकी कंसेंट ली जाए, ताकि उसकी कंसेंट ली जाए। इसमें सबसे अहम लफ्ज है विलिंगनेस टू डू। जब हम किसी को कुछ कहते हैं, कुछ करने का कहते हैं, किसी को कुछ करने का कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? ऑफर। ठीक है, पहली ऑफर आपकी जिंदगी की। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एक बात बता दूं, आप सारी जिंदगी इसकी प्रोविजन अप्लाई करते आए हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में होता ना कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपने क्या कभी जिंदगी में कोई एक पेन खरीदा? आपने जिंदगी में पेन खरीदा तो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई कर दी। ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। ये मार्कर है, ये दुकानदार है भाई, मैं कस्टमर हूं, मैंने इनके पास जाके ने कहा भैया क्या आप ये मार्कर मुझे 100 रुपए में बेचेंगे? ठीक है, ये क्या है? ऑफर। ऑफर। ठीक है, इनकी दुकान पे पड़ा हुआ है, मैं बोला कितने का? मैंने कहा 150 का। मैं इनको क्या कह रहा हूं, क्या आप ये मार्कर मुझे 100 रुपए में बेचेंगे? ये क्या है? ऑफर। ठीक है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन, ये भाईजान सेल्समैन है, मैं घर बैठा हूं, इनकी दुकान पे घर बैठा हूं,
अब ये घर घर जाके बेच रहे हैं, बेल हुई, दरवाजा खोला, ये सामने है, कहने लगे सर क्या आप ये मार्कर 100 रुपए में खरीदेंगे? अब खरीदने वाली बात आ रही है, तो ये क्या है? ऑफर। ऑफर बाय करने की भी हो सकती है, सेल करने की भी हो सकती है। अहम चीज क्या है, जब आप किसी से कोई चीज खरीदने या बेचने को कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑफर। इसको प्रपोजल भी बोलते हैं, ऑफर। बाहर गया, रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने रिक्शे वाले से कहा, ए रिक्शे वाले भाई क्या तुम मुस्लिम टाउन चलोगे? ये क्या है? ऑफर। अच्छा, अगर मैं नहीं कहता उसको, मैं खड़ा हूं, रिक्शे वाला मेरे पास आ जाता है, कहता है साहब जी किधर चलना है? मैंने कहा भाई मुस्लिम टाउन चलना है। सर आ जाए आपको छोड़ आता हूं। ये क्या है? ये उसकी तरफ से ऑफर है। लेकिन याद रखें ऑफर अभी ये वन साइडेड है। इन सारी एग्जांपल्स में मैंने आपको पहले बंदे का क्वेश्चन बताया, दूसरे बंदे का रिएक्शन नहीं दिया अभी। ये क्या है? ऑफर। ऑफर समझ आ गई क्या? विलिंगनेस टू डू समथिंग। अच्छा, ऑफर के बाद अब दूसरा पर्सन जो है, ये भाईजान, मैंने इनसे कहा ये फर्ज कीजिए मेरे घर में आए बेचने के लिए, दरवाजा खुला, इन्होंने कहा सर ये बहुत अच्छा मार्कर है, क्या आप 100 रुपए में खरीदेंगे? अगर मैं कहता हूं या मैं क्या कहूंगा? मैं या तो कहूंगा यस या कहूंगा नो। क्या? या कहूंगा यस या। अगर मैं कहता हूं यस, इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन, अच्छा ये जब उसने ऑफर की ना, भाई ने मुझे ऑफर की, तो लॉ कहता है, इसको कहता है ये ऑफरर है, ऑफर करने वाला, और मुझे क्या बोलेगा? ऑफरी, जिसको ऑफर की जाए। ये कौन है? ऑफरर, और मैं कौन हूं? ऑफर। जब ऑफरर ने ऑफर की, ऑफरी या तो बोलेगा यस या बोलेगा नो। अगर यस बोलेगा तो उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टेंस। कहता है एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफरी कंसेंट्स टू ऑफर। कंसेंट का मतलब क्या होता है? मान गया। कंसेंट का मतलब क्या है? मान गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर ये वादा बन जाता है। पहले होता है इरादा, सर क्या ये काम करें? दूसरा पढ़ेगा हाँ, तो फिर ये क्या हो जाता है? वादा। पहले ऑफर है, अब क्या? एक्सेप्टेंस के बाद क्या हो गया? प्रॉमिस। भाईजान ने कहा क्या पेन खरीदेंगे? मैंने कहा यस। इनका पूछना लॉ में क्या बोलते हैं? इसको ऑफर। मेरा यस करना, इसे लॉ में क्या बोला? एक्सेप्ट। मैं नो भी तो कर सकता हूं। अगर मैं करता हूं नो, इसको बोलते हैं रिजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। मैंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है जी, भाई बात समझ आ रही है? एक्सेप्टेंस क्या है? ऑफर क्या समझ आ गया? कि कोई काम करने को, कुछ करने को कहना। एक्सेप्टेंस जब दूसरी पार्टी यस कर दे। रिजेक्शन जब दूसरी पार्टी नो कर दे। ठीक है जी। अच्छा, एक और ये एडवांस कंसेप्ट है थोड़ा। एक तीसरा तरीका भी है, मैं गुस्से से देखूं और दरवाजा बंद कर दूं। क्या ये एक्सेप्टेंस है? क्या ये एक्सेप्टेंस नहीं है? बस इतना ध्यान में रखें, ये एक्सेप्टेंस नहीं है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं वापस, फिलहाल इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ऑफर और एक्सेप्टेंस वो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। जब एक्सेप्टेंस हो जाती है ना, एक्सेप्टेंस से पहले पहले पार्टीज को कहा जाता है ऑफरर और ऑफरी। जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो चूंकि एक्सेप्टेंस होने के बाद वो ऑफर नहीं रहती, वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ऑफर पहले थी एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्ट कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉमिस। तो जब भी कोई प्रॉमिस होता है ना, उसमें कोई एक बंदा काम करने वाला होता है और दूसरा बंदा वो है जिसके लिए काम किया जाएगा। एक प्रॉमिस में जैसे ये भाईजान कहते हैं सर आप
वादा कीजिए कि अगर मैं टेस्ट में पास हो गया ना, आप मुझे आईफोन गिफ्ट करेंगे। आईफोन देख, फर्ज करें मैं मान जाता हूं, एग्री भी कर लिया, ये क्या हो गया? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में जो आईफोन देने वाला एंगल है, आईफोन देने वाला एंगल सोच, आईफोन किसने देना है? मैंने। और आईफोन किसको देना है? भाई को। तो मैं होऊंगा प्रॉमिसर, प्रॉमिसर करने वाला, प्रॉमिस कर, जिसने प्रॉमिस पूरा करना है। और ये कौन है? प्रॉमिजी। प्रॉमिजी, ऑफरर और ऑफरी और प्रॉमिसर और प्रॉमिजी में फर्क है सिर्फ एक। एक्सेप्टेंस से पहले बात करें तो हम कहेंगे ऑफरर ऑफरी है, एक्सेप्टेंस के बाद बात करें तो प्रॉमिसर प्रॉमिजी है। डन। प्रॉमिसर, लॉ में ज्यादातर जो टर्म यूज होगी वो प्रॉमिसर और प्रॉमिजी होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, आगे चलते हैं। प्रॉमिसर कौन है? काम करने वाला या जिसके लिए काम किया जाएगा? काम करने वाला। ठीक है। एक्सेप्टेंस से पहले वो कौन है? ऑफरर ऑफरी। एक्सेप्टेंस के बाद कौन है? प्रॉमिसर प्रॉमिसर। अच्छा, अब जरा सुने, बिजनेस में ना डिफरेंट सिचुएशन होती है। बाज़ औक़ात ऑफर करने वाला बंदा सामने होता है, बाज़ औक़ात ऑफर करने वाला बंदा दूर होता है। फर्ज कीजिए ये भाईजान कराची में बैठे हैं, मैं लाहौर में हूं। ये कराची में कहते हैं सर इंपोर्ट का माल आया है 100 लैपटॉप चाइना से, मैं आपको 50,000 के हिसाब से बेच सकता हूं, बताइए क्या आप खरीदेंगे? ऑफर आ गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, आप ईमेल में आपका भाई ये बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, खरीदनी चाहती हैं तो बताएं। ये ऑफर्स होते। ये इन्होंने मुझे लेटर सेंड कर दिया कि सर 100 लैपटॉप पड़ा है, 50,000 के हिसाब से खरीदना है तो बताएं। ठीक है, मैं अगर इस लेटर का जवाब ही नहीं देता, क्या ये एक्सेप्टेंस होगी? इस बात पे कायम रहना, केस स्टडी में ये यूज होगा। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब एक्सेप्टेंस सुने, मैंने इनको लिख के कह दिया यस यस आई विल बाय, ये क्या है? एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस है, ये इसको बोलते हैं रिटर्न एक्सेप्टेंस। देखिए दूसरा तरीका है, मैं फोन मिलाऊंगा, ठक ठक मोबाइल, सर क्या हाल चाल है, आपने वो मुझे बोला था ऑफर का, मुझे मंजूर है, क्या ये एक्सेप्टेंस है? ये भी, इसका मतलब एक्सेप्टेंस रिटर्न भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकती है। डन। इसको बोलते हैं, जब एक्सेप्टेंस रिटर्न फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। कौन सी? बाज़ का सिचुएशन ऐसी होती है बंदे आमने सामने होते हैं, जैसे सख्त गर्मी है, आप रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे खड़े हैं, प्यास लगी है, करीब से एक वो ठंडे पानी का गिलास लेके बंदा गुजरा या पानी की बोतल लेके गुजरा, उसने आपसे कहा सर क्या ये पानी की बोतल आप पिएंगे? आपने कुछ नहीं कहा, लिख के भी कुछ नहीं कहा, बोल के भी कुछ नहीं कहा, आपने कहा ऐसे सर हिला दिया या उसको हाथ से इशारा कर दिया। क्या ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं? आपने अल्फाज तो नहीं बोले, जो एक्सेप्टेंस अल्फाज के जरिए से बोली जाए उसे कहते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस वो अल्फाज चाहे रिटन हो चाहे ज़बानी कलामी, एक्सप्रेस। और जो एक्सेप्टेंस कंडक्ट के जरिए से दी जाए, कैसे? कंडक्ट के इशारे के जरिए से, जैसे सर हिला दिया, जैसे बाज़ का हाथ का इशारा ऐसे कर दिया जाता है दूर से, हाँ भाई ये मंजूर है डील, इसका मतलब क्या है? मैंने अल्फाज बोले नहीं ना लिखे, कंडक्ट के जरिए, बिहेवियर के जरिए से जब हम एक्सेप्टेंस शो करवाते हैं, इसे क्या इंप्लाइड? लॉ कहता है, इंटरेस्टिंग बात, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अगर आपने बिहेवियर या कंडक्ट के जरिए से भी एक्सेप्टेंस शो करवा दी वो वैलिड है, उसे बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस दो तरह की हो सकती है, एक इंप्लाइड, एक एक्सप्रेस। ठीक है,
हफीज सेंटर गए मोबाइल लेने के, किसी मोबाइल शॉप पे गए मोबाइल लेने के लिए, ये भाई यार मोबाइल वाले हैं, मैं खरीदार हूं, मैंने पूछा सर ये मोबाइल कितने का है, इनका 60,000 का, मैं कहा सर 40,000, उन्होंने कहा नहीं 40,000 में नहीं देना। एक्सेप्टेंस हुई कि नहीं हुई? नहीं है। मैंने जेब से निकाले 50,000 गिने, टेबल पे रखे, इस भाईजान ने पैसे उठाए, गिने 50,000 थे, थोड़ा सोचा और फिर अपने दराज में रख लिए। क्या ये एक्सेप्टेंस है? हाँ, कौन सी एक्सेप्टेंस है? इम्प्लाइड। ठीक है, अपने कंडक्ट के जरिए से एक्सेप्टेंस भी दी जाए, ये असूल याद रखिएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा लाजमी नहीं, एक्सप्रेस हो तो ज्यादा अच्छी है, एक्सप्रेस वाली का दर्जा ऊपर है, क्लियरली है, लेकिन याद रखें ला कहता है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी वैलिड एक्सेप्टेंस होती है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक्सप्रेस होती है अल्फाज से, ये इंप्लाइड कैसे? ये इंप्लाइड है बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज बिजनेस कम्युनिकेशन में बोलते हैं, क्या है? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ते होते हैं, पढ़ा है आपने ये? हाँ, तो ये है वर्ड्स और ये है एक्शंस। एक्सेप्टेंस दोनों तरह से होती है, ऐसे ही ना कम्युनिकेशन में एक दूसरे के साथ करते हैं, अल्फाज से भी कर सकते हैं, इशारों से भी कर सकते हैं ना, वरना तो गूंगा बंदा कोई जो है वो कभी कॉन्टेक्ट ही ना कर पाता, या जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये कंडक्ट के जरिए, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन तो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है। ये इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट समझ आया? चलिए, आज के लेक्चर में अभी तक जो सबसे अहम चीज है वो है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस का कंसेप्ट और प्रोमिजर और प्रोमिजी में फर्क। प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है? ठीक है जी, यहां तक चेक पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें वन बाय वन। एक्सप्रेस इंप्लाइड ऊपर नीचे लिखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भाई है, कोई बात नहीं, आ जाए ये वो दे दे, सही कर लेते हैं इसको, कोई मसला ही नहीं है, इसको कर देते हैं एक्सप्रेस। शाबाश, इससे एक बात मुझे पता चल गई, क्या कि आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है? ठीक है, अब ठीक है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। वो भाई की राइटिंग अच्छी है ना, तो हम उनको तकलीफ देते हैं कि वो कर दें, मैं लिखूं तो मुझे खुद नहीं बात को समझ आ रहा था, 2-3 दिन बाद जरा गौर लगा पढ़ना पड़ा, लिखा क्या हुआ था। ठीक है, तो ऐसे हो जाए, कोई बात नहीं भाई, बात समझ आ गई? ओके, अच्छा आगे चलते हैं। हाँ जी, पूछिए, जरूर पूछिए। जी 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 जी, हाँ शाबाश, इन्होंने कहा सर अगर आप उस बंदे को जिसने लैपटॉप की ऑफर किए थे, अगर आप उसके अकाउंट में पैसे डाल दें तो क्या ये भी एक्सेप्टेंस है? इसका जवाब है, अगर उसने कहा हो ना कि सर अगर मेरी डील आपको मंजूर है तो अकाउंट में पैसे डाल दें, ये आईकैप की बुक में एग्जांपल है इत्तेफाक से, एग्जैक्टली कि अगर उस बंदे ने मुझे कहा सर क्या आप लैपटॉप खरीदेंगे, अगर आपको डील पसंद है ना तो एडवांस मेरे अकाउंट में जमा करवा दे, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, ना लिखत में ना ज़बानी कलाम में, जवाब नहीं कोई दिया, लेकिन मैंने उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, क्या ये एक्सेप्टेंस है? कौन सी एक्सेप्टेंस, एक्सप्रेस के इंप्लाइड? इंप्लाइड, शाबाश, अच्छा सवाल था, गुड, क्लियर जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा मुझे बताइए, फेयर ट्रेड कौन सी होती है जिसमें सिर्फ एक पार्टी का फायदा हो कि दोनों पार्टी का? विन विन, विन विन सिचुएशन हो ना भाई। ये भाईजान मेरे को लैपटॉप दें और मैं बदले में इनको पैसे ना दूं, क्या ये कोई बिजनेस डीलिंग हुई? बिजनेस तो नहीं हो रहा, बिजनेस ऐसे थोड़ी होता है, बिजनेस होता है कुछ लो कुछ दो, बिजनेस क्या होता है? कुछ लो और कुछ दो। कि सिर्फ लेने का नाम बिजनेस है या सिर्फ देने का नाम बिजनेस है? हमारे फैमिली में ना, फैमिली ट्रांजैक्शन में ऐसे होता है, हमारे वालिदैन हमें देते ही रहते हैं, हमसे कुछ लेते नहीं, ठीक है, वो उसमें फैमिली में। बिजनेस में ऐसे नहीं होता, बिजनेस में क्या होगा? कुछ ना कुछ लेन और कुछ ना कुछ देन, दोनों होंगे। तो याद रखिए, दुनिया का हर कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया का हर एग्रीमेंट, उसमें एक नहीं दो प्रॉमिस होते हैं।
एक प्रॉमिस अदले में, दूसरा बदले में, अदला बदला है। यानी मैं भी जब भी कोई बिजनेस डीलिंग होगी, कुछ चीजें मैं इनको दे रहा हूंगा, कुछ चीजें ये मुझे दे रहे होंगे। नहीं बात समझ आई? लैपटॉप वाली एग्जांपल में मुझे बताए, इन्होंने कहा सर क्या आप लैपटॉप खरीदेंगे? फर्स्ट कीजिए एक लैपटॉप है 1 लाख रुपए का, क्या लैपटॉप खरीदेंगे? मैंने कहा यस। इन्होंने क्या किया था? ऑफर की थी। ऑफर की थी तो ये कौन थे? ऑफरर। मैं कौन? ऑफरी। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी। अब क्या होगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस। मुझे बताइए इसमें एक प्रॉमिस है कि 2 प्रॉमिस है? ये चीज, ये मुश्किल से कंसेप्ट समझ आता है आपको, पता नहीं कैसे समझ आ गया। 2 कैसे 2? एक प्रॉमिस ये मुझे कर रहे हैं लैपटॉप देने का, ठीक है? बोले जरा सर आई विल गिव यू लैपटॉप, लैपटॉप ये प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे से। अब मैं भी बदले में प्रॉमिस कर, आई विल गिव यू 100,000 रुपीज। एक प्रॉमिस इनका, एक प्रॉमिस, दोनों प्रॉमिस हो गए। दोनों प्रॉमिस एक दूसरे का क्या है? इसको बोलते हैं एक दूसरे का कुछ लो कुछ दो, कंसीडरेशन, रिटर्न। जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो बदले में जो देते हैं ना, वो क्या है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन समझ ले प्राइस, समथिंग इन रिटर्न। लिखे कंसीडरेशन इज इक्वल टू समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन इज इक्वल टू समथिंग इन रिटर्न। वापिस आ जाएं तो इसमें कितने प्रॉमिस हुए? एक प्रॉमिस कौन सा? लैपटॉप वाला। एक प्रॉमिस कौन सा? कैश वाला। अब अगर फर्ज कीजिए लैपटॉप देना है 10 तारीख को, पैसे देने हैं 20 तारीख को, फर्ज करें, मुमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता, साथ साथ सेटलमेंट होते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए, कंसेप्ट समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूं। जिस दिन लैपटॉप वाला प्रॉमिस पूरा होना है ना, उस दिन ये भाई प्रॉमिसर है और मैं प्रॉमिसी हूं। जिस दिन लैपटॉप वाला प्रॉमिस पूरा होना, और जिस दिन पेमेंट देने वाला प्रॉमिस आएगा ना बारी, उस दिन कौन है भला? क्या मैं प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसी। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो कहते हैं नहीं सर नहीं समझ आ रहा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही एग्रीमेंट है, उसमें एक ही बंदा कभी प्रॉमिसर है कभी प्रॉमिसी है, ये कैसे हो सकता है? भाई ये इस वजह से हो सकता है कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी डिपेंड करता है प्रॉमिस के ऊपर, कौन से प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। अगर लैपटॉप वाला प्रॉमिस है तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी कोई और होगा, अगर कैश वाला प्रॉमिस है तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी कुछ और होगा। नहीं बात समझ आई? नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं गया, बाहर निकला, घर जाना है, मैंने कहा बाहर निकला, मैंने कहा भाई रिक्शे वाले ठोकर जाओगे? उसने कहा जी सर ठोकर जाऊंगा। कितने पैसे? 1000 रुपया। मैंने कहा ठीक है, डन। अब मुझे बताइए, अब उसने क्या करना है? मुझे यहां से पिक करके रिक्शे में बिठा के ठोकर तक छोड़ के आना है। अब मैं रिक्शे, और मैंने उधर जाके उसको पैसे देने हैं। अब मैं रिक्शे में बैठा, अब ये जहां से एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ, यहां इस वक्त प्रॉमिसर कौन है? रिक्शे वाला। और मैं कौन हूं? रिक्शे वाले ने क्या प्रॉमिस पूरा करना है? मुझे उधर छोड़ के आना है, प्रॉमिस ये पूरा। जब ठोकर पे पहुंच जाएंगे मैं नीचे उतरूंगा, अब मेरे प्रॉमिस पूरा करने की बारी आ गई है। अब अगर कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉमिसर कौन है? मैं। और प्रॉमिसी कौन है? रिक्शे वाला। तो याद रखिएगा हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं, ठीक है? प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, यानी कंसीडरेशन में भी कोई ना कोई दूसरा प्रॉमिस ही होगा, प्रॉमिस होगा, ये गुड का प्रॉमिस या कैश का प्रॉमिस। तो ये जब दोनों प्रॉमिस मिल जाते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, इसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। यानी समझिए प्रॉमिस प्लस रिटर्न प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रॉमिस प्लस रिटर्न प्रॉमिस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। कुछ बात समझ आती है? फिर से, क्या आपको पता है ऑफर क्या होती है? क्या आपको पता है एक्सेप्टेंस क्या होती है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस और फिर प्रॉमिस के बदले में जो दूसरा प्रॉमिस आए, तो दूसरे प्रॉमिस को क्या कहते हैं हम? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन। और जब दोनों मिल जाते हैं प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, एग्रीमेंट हो जाता है।
ठीक है, यहां तक की बात। अब मुझे बताइए, रिक्शे वाले के लिए, रिक्शे वाले ने मुझे उधर छोड़ के आना था और बदले में मेरे से 1000 रुपया लेना था। रिक्शे वाले ने मुझे छोड़ के आना है, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? 1000 रुपया। ये चीज और मैंने 1000 रुपया देना है, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? वो मेरा सफर जो मैंने करना है ठोकर तक। ठीक है जी। ये भाईजान ने मुझे किताब बेची, मैंने इन्हें 500 रुपया दिया, मैंने 500 रुपया दिया, मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, किताब। इन्होंने किताब दी, इनके लिए कंसिडरेशन क्या है? ठीक है, हर प्रॉमिस का कोई दूसरा प्रॉमिस काउंटर होता है, क्योंकि गिव एंड टेक का रूल है। ऐसा नहीं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड गिव ही हो, गिव भी होगा, टेक भी होगा। जो आप टेक कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है? कंसिडरेशन। डन जी, एग्रीमेंट। एक बंदे ने ऑफर किया, दूसरे ने यस कर दिया, एक्सेप्ट। काउंटर में दोनों चीजें एग्री होगी उनकी, चीज क्या लेनी है, पैसे क्या देने हैं, क्या हो गया? एग्रीमेंट। अब सुनिए, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क। भाईजान बहुत ही आला दर्जे की चर्स मेरे पास मौजूद है, आपको मैं बहुत ही सस्ती, पता नहीं क्या रेट होता है, फर्ज करें 10,000 रुपए किलो बेच दूंगा, 10,000 रुपए किलो बेच दूंगा, क्या मंजूर है? बोले यस। ऑफर की, एक्सेप्टेंस कर ली, मैंने इनको चर्च दे दिया, बदले में 10,000 मिलेगा, मेरे लिए 10,000 क्या है? कंसिडरेशन। इन्होंने 10,000 देना, बदले में चर्च मिलेगी, वो क्या है? कंसिडरेशन। एग्रीमेंट हो गया कि नहीं? प्रोमिसेस फार्मिंग कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर, दोनों प्रॉमिस हो गए, एग्रीमेंट हो गया। ये भाईजान चर्च लेके निकल गए, पैसे नहीं दिए, मैं अदालत पहुंच गया, सर देखे ये इन्होंने चर्च मेरे से खरीदी है, पैसे नहीं थी, इनसे पैसे निकलवा के दें। क्या अदालत मुझे पैसे निकलवा के देगी? वो मुझे पकड़ के बांध के बिठा देंगे, वो कहेंगे भाई चर्च की डीलिंग इलीगल है, आप क्यों कर रहे हैं? तो याद रखे, कुछ चीजें ऐसी है जो आप एग्री कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे उन पे अमल दरामद नहीं करवा सकते। कुछ चीजें एग्री कर सकते हैं कानूनी, तो जो आपने एग्री कर लिया वो एग्रीमेंट हो गया। अगर तो आप वो लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं तो हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में यही फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट वो है जो आप लीगली इन्फोर्स करवा सके, और एग्रीमेंट क्या है? जो आप लीगली इन्फोर्स, अगर आपका एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल है तो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और अगर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है वो एग्रीमेंट ही रहेगा, एग्रीमेंट में मर जाएगा, एग्रीमेंट में जिंदा रहेगा, एग्रीमेंट स्टेटस पे मर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आई है? तो कौन कौन से, अच्छा एक ये एग्जांपल हो गई, ये बताइए चर्च वाली एग्जांपल, क्या हमने आपस में एग्री कर लिया, एग्रीमेंट था? क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ने क्यों लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता? क्यों नहीं करवाया जा सकता? बोले सर ये इलीगल है। ये क्या है? इलीगल है। शाबाश, एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स नहीं करवा। क्या कोई और एग्जांपल भी है जो आप लीगली इन्फोर्स ना करवा सकते हैं? बिल्कुल है। वो क्या? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। हमारे दरम्यान में एग्रीमेंट हो गया, भाईजान ये कहने का सर अगर आप मुझे 10,000 देना तो मैं आपको उड़ के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको 10,000 दिया, इसने कहा सर आंखें बंद करे फिर मैं उड़ के दिखाता हूँ। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली तो उड़ने की बजाय गायब हो गया, ये नजर ही नहीं आ रहा। मैं अदालत में चला गया, सर इस बंदे को पकड़े, इसने मेरे से 10,000 लिया है और इसे कहे मुझे उड़ के दिखाए। क्या अदालत इन्फोर्स करवाएगी इस एग्रीमेंट को? क्यों नहीं करवाएगी? ये इलीगल तो नहीं है, जुर्म थोड़ी है, कोई गलत काम थोड़ी करने को कह रहा हूं, लेकिन क्या ये इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। ठीक है जी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट अगर लीगली इन्फोर्सेबल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूं उन एग्रीमेंट्स की जो लीगली इन्फोर्सेबल। पहली एग्जांपल कौन सी दी मैंने? इलीगल की। दूसरी एग्जांपल कौन सी दी? इम्पॉसिबल की। तीसरी और आखिरी एग्जांपल सोशल या रिलीजियस एग्रीमेंट। सोशल या डोमेस्टिक या रिलीजियस, एक ही कैटेगरी आती है। हस्बैंड ने कहा वाइफ से
शाम को मेरे दोस्त आ रहे हैं, क्या चाय बना दोगी? वाइफ ने कहा ठीक है। शाम से पहले वाइफ ने कहा ईद करीब आ रही है, क्या तुम मुझे साड़ी खरीद दोगे? हस्बैंड ने कहा नहीं। चाय वाला एग्रीमेंट हो गया था ना, ऑफर नहीं, ये साड़ी वाला एग्रीमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ। शाम को आ गया हस्बैंड के दोस्त, बीवी से वाइफ से कहा, उसने कहा मेरे सर में दर्द हो रही है, चाय नहीं मैंने बनानी। ठीक है, टेंशन हो जाती है ना, चाय नहीं बनाई। हस्बैंड ने कहा अच्छा मैं आज ही कंसेंट पढ़ के आया हूं। कौन सा? एग्रीमेंट। मैं तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। हस्बैंड ने केस फाइल कर दिया कि इन्होंने चाय नहीं बना के दी, कम से कम इनको 150 साल की कैद दी जाए। क्या कोर्ट इस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद करवाएगी? नहीं। क्यों नहीं करवाएगी? कोर्ट कहता है ये जो आप सोशल डीलिंग्स करते हैं ना, सोशल डीलिंग्स, रिलीजियस, डोमेस्टिक मामला जो होते हैं, इनमें आप फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ कई वादे करते हैं कि अच्छा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये या जो भी है। क्या इन एग्रीमेंट्स के ऊपर अमल दरामद अगर कोई एक पार्टी ना करे, क्या उसे अदालतों में, कचहरियों में क्या घसीटना चाहिए? मैं भाई से कहूं भाई तुमने ये वादा किया था पूरा नहीं किया ना, चलो अदालत के चक्कर लगाओ, नहीं। लॉ कहता है ऐसा। तो सोशल एग्रीमेंट्स जो होते हैं इनमें भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन कुछ हो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे सर भाई बहन में बाजू का ऐसा होता है सेल परचेज भी तो करते हैं, वो मकान है भाई दोनों हिस्सेदार है, एक ने दूसरे को हिस्सा बेच, वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। एंड पे आप लिखा हुआ है अनलेस लीगल इंटेंट शोन। अब ये कैसे शो होती है ये मैं आपको बाद में बताऊं। अभी भी हमने आज तक के लेक्चर में, अभी तक के लेक्चर में बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें कर ली हैं। ठीक है, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको समझ आई होंगी, लेकिन नहीं भी समझ आई प्रॉब्लम कोई नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताइए आपको समझ आ गया ऑफर क्या है? एक्सेप्टेंस समझ आ गया क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। और बहुत अहम चीज, प्रॉमिसर और प्रॉमिजी में फर्क। और आपको पता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, हाँ दोनों, एक दिन कोई और प्रॉमिसर प्रॉमिसी होगा और दूसरे दिन हो सकता है कोई और प्रॉमिसर प्रॉमिसी हो। और एग्रीमेंट, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। जो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक ही होता है, वो वैलिड है इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट बना है। और कुछ एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं सिर्फ एग्रीमेंट, या कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड उसको कहते हैं जो चीज लीगली इन्फोर्सेबल हो उसको बोलते हैं वैलिड या बाइंडिंग। वैलिड या बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो लीगली इन्फोर्सेबल है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, और बाज़ का जोर देने के लिए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। हालांकि बाइंडिंग का लफ्ज या वैलिड का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं होती, आपने कॉन्ट्रैक्ट कह दिया, कॉन्ट्रैक्ट बताई तब है जब वो वैलिड होता। और वाइड का मतलब क्या है? वो जिसकी जो खत्म हो जाए, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? वो सिर्फ एग्रीमेंट बोल दें, या जरा जोर लगा के बोलना है तो वाइड एग्रीमेंट बोल दें। और जो लीगली इन्फोर्सेबल है एग्रीमेंट, उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बोल दें, या थोड़ा ज्यादा एम्फसाइज करना है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल। ठीक है जी। अब ये बोले आज क्या क्या टर्म सीखी आपने? कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। और वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते? इलीगल, सोशल, डोमेस्टिक वगैरह, और इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आपने आज घर जाके याद करना, पढ़ना है बार बार, और जहां तक हो सके याद कर, याद ना भी हो कोई पढ़ लीजिएगा बार बार। ठीक है, समझ लीजिएगा। कल आपके साथ हम कुछ प्रीमियम रिसोर्सेज शेयर करना स्टार्ट करेंगे कल से। प्रीमियम रिसोर्सेज क्या है? ऐसी चीजें जो आपको किसी और जगह, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब वगैरह से अगर आप लेक्चर लेते हैं तो वहां से नहीं मिलेंगी। ठीक है, कुछ या हो सकता है कि कुछ, बहरहाल चले छोड़े उसको रहने दें।
वो प्रीमियम रिसोर्सेज क्या है, प्रीमियम रिसोर्सेज। वो क्या है, वो हम कल से आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। मैंने एक ओरिएंटेशन में बताया था ना कि आपको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवा के लेके चलूंगा। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।